जी हाँ, मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप लोग मेरी इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में वादा करके गया था कि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा पेश करूंगा जो आज तक YouTube पे नहीं हुआ है और मैं आप लोगों को निराश नहीं करूंगा। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों को अलास्का एंकरेज लेके चलूं, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, देखिए मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप लोग देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। चलिए शुरू करते हैं। अब यूएसए की स्टेट अलास्का, जिसको यूएसए ने रशिया से खरीदा था, उसकी सबसे ज्यादा पॉपुलर सिटी है एंकरेज, जिसमें बहुत ही ज्यादा रोजगार के ऑप्शंस हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग अलास्का के यहीं इसी सिटी में रहते हैं। अब हम लोग ये सोचते हैं कि जिस सिटी में एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन ज्यादा होते हैं वो सिटी उतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं होगी, लेकिन एंकरेज के साथ ऐसा नहीं है। एंकरेज हद से ज्यादा खूबसूरत है और एंकरेज में ही 3 जनवरी साल 1965 को फिलिप फ्रेजर नाम के एक बच्चे का जन्म हुआ। उनके पेरेंट्स का नाम था रॉबर्ट और शेरली फ्रेजर। दोनों ही काफी मशहूर डॉक्टर थे। फिलिप भी इन दोनों की तरह बिल्कुल घूमने का शौकीन था और नेचर से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड था। बुक्स का भी क्रेज था उस बंदे को और छोटी उम्र में ही उनके अंदर वायलिन बजाने का क्रेज आ गया और वो वायलिनिस्ट बन गए। उनका सपना था कि वो अपने माँ बाप की तरह डॉक्टर बने, इसलिए उन्होंने प्री मेड प्रोग्राम ज्वाइन किया वेस्टर्न मैरीलैंड कॉलेज में। पर 1 साल बाद ही उन्हें लगा कि उनका मन यहाँ पे नहीं लग रहा है, उनका दिल वापस अलास्का जाने को कर रहा है। लेकिन कुछ टाइम बाद उन्होंने डिसाइड किया कि करियर पे वो फोकस करेंगे और वापस से उन्होंने एडमिशन लिया एवरग्रीन स्टेट कॉलेज ओलंपिया वॉशिंगटन में। जून साल 1988 में फिलिप, जिनकी उम्र उस टाइम 23 साल की थी, उन्होंने अपनी पूरी बिलोंगिंग्स पैक की और अपनी 1983 ब्लैक फॉक्सवैगन जेटा में अपने सारे सामान को रखा और निकल पड़े एक सोलो रोड ट्रिप पर, जिसका डेस्टिनेशन था वॉशिंगटन स्टेट। रास्ते में उन्होंने प्लान किया कि वो इस ट्रिप पे कैंपिंग भी करेंगे। अब इस ट्रिप की शुरुआत अच्छी नहीं रही। उनकी कार में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई। उसके बावजूद भी वो नहीं रुके। 17 जून साल 1988 फिलिप कनाडा बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे और बॉर्डर के ऑफिशियल ने उनके पास से 2 हैंडगन बरामद की। अब क्योंकि उस टाइम पे कनाडा में गन्स ले जाना इलीगल था, इसके बावजूद भी उन्हें वहां से छोड़ दिया गया, बिना यह जाने कि उनके साथ आगे क्या होने वाला था। अब 18 जून को एक अजीब से हिच हाइकर को 40 मील फ्लैट कैफे पे ड्रॉप कर दिया गया। अब उस कैफे को चला रही थी गे फ्रॉकलिच और उनकी बेटी टीना। उन्होंने बताया कि वो आदमी बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसके दांत सड़ गए थे और उसके ऊपर से स्मेल बहुत ही ज्यादा गंदी सी आ रही थी और उस आदमी को देख के लग रहा था कि जैसे वो आदमी पागल खाने से भाग के आया हो। उसका डिस्क्रिप्शन बताते हुए उन्होंने ये बताया कि वो एक गोरा आदमी था और वो अपने 20s में था। उसकी हाइट 5 फीट 9 इंच की थी और वो लगभग 220 पाउंड्स का लग रहा था। उसके बाल ब्राउन थे और उसकी आंखें भी ब्राउन ही थी। थोड़ी देर बाद फिलिप अपनी जेटा में वहां पे आते हैं और कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो अजीब सा हिच हाइकर उनके पास आता है और लिफ्ट मांगता है। फिलिप पहले मना कर देते हैं और गाड़ी आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन हिच हाइकर भाग के उनके पीछे जाता है और पता नहीं क्यों फिलिप वहां पे रुक जाते हैं और उसे गाड़ी में बिठा भी लेते हैं। टीना ने तुरंत बोला अपनी माँ से कि वो उस दिन को रिग्रेट करेगा जब उसने उस आदमी को लिफ्ट दी और ये उनका आखिरी देखा जाना था। मतलब इसके बाद कभी भी किसी ने फिलिप फ्रेजर को देखा ही नहीं था। 8 घंटे बाद और 200 मील दूर एक हिचहाइकर ने एडी और पॉलिन ऑल्सन को सिग्नल दिया। बोला उसकी कार खराब हो गई है। अब वो कपल उसको लिफ्ट देने के लिए तैयार तो हो जाता है, उसके साथ साथ एक रात के लिए अपने घर में रुकने भी देता है। अगले दिन उस आदमी ने बोला कि उसका नाम फिलिप फ्रेजर है और वो अलास्का से है। उसके पेरेंट्स भी डॉक्टर हैं और वो वॉशिंगटन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है। फिर उसने अपनी कार को बेचने की बात करी और उसके बदले में फ्लाइट की टिकट खरीदने की डिमांड करी। इसके जवाब में उस कपल ने बोला कि इस कस्टम्स के प्रोसेस में मंडे तक टाइम जाएगा, बट उस स्ट्रेंजर ने वेट करने से मना कर दिया। इसके बाद जब उसने 2 वॉलेट्स निकाले और छुपाने लगा, तब ऑल्सन कपल को थोड़ा डाउट होने लगा। उन्होंने उसे $20 दिए और अचानक ही वो वहां से चला जाता है। अब उस कपल को लगा कि वो सिर्फ एक अजीब एनकाउंटर था, जब तक हफ्तों बाद उन्हें पता नहीं चला कि वो आदमी फिलिप फ्रेजर नहीं था। 19 जून साल 1988 को
सिर्फ 12 घंटे बाद जब हिचहाइकर ने उस ऑल्सन कपल का घर छोड़ा, फिलिप फ्रेजर की जल चुकी कार मिलती है एक कार वॉश बे में, और ये जगह थी प्रिंस जॉर्ज, ब्रिटिश कोलंबिया में, और वो बॉर्डर से लगभग 300 मील दूर थी। वहां किसी ने कुछ देखा नहीं था और किसी को भी ये नहीं पता था कि ये गाड़ी किसकी है। कॉर्पोरल क्रेग गेट्स रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस से उन्होंने ये बताया कि कार बिल्कुल अंदर से जल चुकी थी और अंदर का डैमेज इतना ज्यादा था कि उन्हें कुछ भी अंदर एविडेंस नहीं मिला। जहां ये कार मिली वो एरिया हाईवे 16 का हिस्सा था, जिसे हाईवे ऑफ टीयर्स कहा जाता है, क्योंकि यहां पहले भी 20 से ज्यादा लड़कियां या तो गायब हो चुकी हैं या फिर उनका मर्डर हो गया था। इस वजह से RCMP यानी रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस इस केस को सीरियस लेता है और प्रिंस जॉर्ज और प्रिंस रूबर्ट इस केस की इन्वेस्टिगेशन को सीरियस लेते हैं और उस पर काम को चालू कर देते हैं। जब कार का VIN नंबर ट्रेस किया गया तो फाइनली पता चल गया कि यह गाड़ी फिलिप नेस फ्रेजर की थी, जो कि 23 साल के थे। एंकरेज पुलिस को इस पे अलर्ट भी कर दिया गया। अब एक मिडनाइट वेलफेयर चेक में जब पुलिस फिलिप के पेरेंट्स के घर पहुंची, तब रॉबर्ट और शिर्ली को पता चल गया कि उनके बेटे की कार जली हुई मिली थी, मतलब पुलिस वालों को। इस पर रॉबर्ट ने कहा, जब हमने सुना तो हम सबको तुरंत समझ आ गया कि कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हुआ था। एक यंग लड़का जो सिर्फ कॉलेज जा रहा था और उसकी कार जली हुई मिली बिना किसी बिलोंगिंग्स के, ये कुछ सही नहीं लग रहा था। फिर भी रॉबर्ट और फैमिली को उम्मीद थी कि फिलिप जिंदा होंगे। अब 27 जुलाई साल 1988 को तकरीबन 1 महीने बाद फिलिप की लाश मिली एक ग्रेवल पीट में, और ये जगह थी हाईवे 37A, ग्लेशियर हाईवे भी कहा जाता है इस हाईवे को, और ये जगह थी स्टेवर्ड, ब्रिटिश कोलंबिया के पास। पोस्टमार्टम ने कंफर्म किया कि फिलिप को हैंडगन से गोली मार दिया गया था, और जहां उनकी बॉडी मिली थी वो ही उसका लास्ट मोमेंट भी था, क्योंकि बॉडी काफी ज्यादा डिकम्पोज हो गई थी, मतलब उसी जगह फिलिप को मारा गया था। अब कैनेडियन पुलिस के इन्वेस्टिगेशन ने फिलिप के सफर को ट्रैक करना शुरू किया। वो वापस पहुंचे 40 मील फ्लैट कैफे, जहां गे और टीना ने पुलिस को बताया कि कैसे एक अजीब आदमी उनके कैफे पर आया था और उसके बाद वो फिलिप के जैसे दिखने वाले लड़के के साथ चला गया। पुलिस ने हिचहाइकर का कॉम्पोजिट स्केच बनवाया और रिलीज किया। फिलिप की फोटो और कहानियां मीडिया में छाई रही ताकि और लोग आगे आए और कुछ नए क्लूज पुलिस वालों को दे। बहुत सारे लोग इंक्लूडिंग ऑल्सन कपल आगे आए और बताया कि उन्होंने भी उस आदमी को देखा था जो खुद को फिलिप फ्रेजर बता रहा था। उसने फिलिप की आइडेंटिटी को पूरी तरह अपना लिया था, मतलब जैसे कि वो असलियत में ही फिलिप फ्रेजर हो। पुलिस का मानना है कि हिचहाइकर ने जानबूझकर फिलिप से इंफॉर्मेशन गैदर की, फिर उसका मर्डर करके उसकी आइडेंटिटी चुरा ली। शायद उसने फिलिप के नाम पर ट्रैवल भी किया हो और फिलिप के क्रेडिट कार्ड्स, चेकबुक, पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट भी पुलिस को अभी तक नहीं मिले थे। और ये केस आज तक ओपन और अनसॉल्व्ड है। हिचहाइकर की असली आइडेंटिटी कभी पता ही नहीं चल पाई। इस केस को 90s में अनसॉल्व्ड मिस्ट्री टीवी शो ने कवर किया था, जो शायद सबसे बड़ा मिस्टीरियस मतलब ट्रू क्राइम टेलीविजन शो था। अब इतने बड़े ऑरे वाले टेलीविजन शो ने इस अनसॉल्व्ड केस को कवर किया है, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि ये केस एक टाइम पे कितना ज्यादा बड़ा हो गया होगा। कुछ लोगों का शक गया था माइकल मैग्रे पर, एक कैनेडियन सीरियल किलर जो उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन रॉयल कैनेडियन पुलिस ने उन्हें सस्पेक्ट की लिस्ट से हटा दिया क्योंकि उनके पास अलिबाई थी। अब अलिबाई ऐसी थी कि उस टाइम मतलब फिलिप के मर्डर के टाइम माइकल मैग्रे खुद पुलिस वालों के पास ही थे। 2014 में फिलिप के फादर रॉबर्ट फ्रेजर की डेथ हो गई बिना अपने बेटे के कातिल को जाने हुए। आज भी फिलिप की माँ और उसके फ्रेंड्स, फैमिली ये उम्मीद रखते हैं कि कभी ना कभी वो किलर सामने आएगा और उसको सजा मिलेगी, तब जाके उनको एक क्लोजर मिलेगा। अब मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक इंसान की बात करी थी जिसका नाम था ब्लेयर एडम, और उनके पूरे केस को मैंने कवर किया था। अब फिलिप फ्रेजर और ब्लेयर एडम के इस 30 साल पुराने अनसॉल्व केस को मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी है, और जो भी चीजें मैंने अपनी डिटेल रिसर्च में निकाली है वो सारी चीजें मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। अब उस दिन मैंने आप लोगों को ब्लेयर एडम के मौत के कई कारण और कई थ्योरीज आप लोगों के सामने रखी थी, एक थ्योरी को छोड़ के, क्योंकि वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला था। और इसका रीजन ये है कि ये थ्योरी कंप्लीटली मैंने अपने आप से बनाई है। अब देखिए, फिलिप फ्रेजर को मारा था एक हिचहाइकर ने, एक ऐसे इंसान ने जो लोगों से लिफ्ट मांगकर इधर उधर जाया करता था।
अब वो साइको था क्या था ये चीज तो क्लियर नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे मैं उस हिच हाइकर की डिस्क्रिप्शन को और ब्लेयर एडम को एक साथ कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से वो मिस्टीरियस हिच हाइकर कोई और नहीं बल्कि ब्लेयर एडम ही थे। अब देखिए, जिन लोगों ने फिलिप फ्रेजर के उस किलर यानी उस हिच हाइकर को देखा था, उनके हिसाब से उन्होंने उसको डिस्क्राइब किया था कि वो एक 20s का आदमी था और उसकी हाइट लगभग 5 फीट 9 इंच की थी और उसका वजन लगभग 200 पाउंड के आसपास था। उसके बाल भूरे थे और उसकी आंखें भी भूरी थी और वो एक कॉकाशियन मेल था। अब कॉकाशियन मेल का मतलब ये है कि वो आदमी के पूर्वज यूरोप से बिलोंग करते थे। अब ब्लेयर एडम के अपीयरेंस की हम लोग बात करें तो ब्लेयर भी साल 1988 में लगभग 24 साल के ही थे और उनका लुक इस सारी डिस्क्रिप्शन से बिल्कुल मिलता था। इवन फिलिप के किलर का जो स्केच रिलीज हुआ था वो ब्लेयर के पुराने फोटोज से बिल्कुल मैच करता था। इवन उनका फेस एकदम सिमिलर लगता था। अब फ्रेजर की मर्डर की लोकेशन ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा थी और ब्लेयर भी उस टाइम पे सरे ब्रिटिश कोलंबिया में रहते थे, मतलब दोनों फिजिकली एक ही रीजन के आसपास रहते थे। अब फ्रेजर के केस में पुलिस ने बताया था कि किलर सिएटल और टोरंटो से बहुत ही अच्छे तरीके से फैमिलियर था। इसके बाद 8 साल बाद ब्लेयर भी ब्रिटिश कोलंबिया से सिएटल गए थे। अब ये कोई इत्तेफाक है या फिर कुछ और? अब हम लोग बात करेंगे मेंटल स्टेट और बिहेवियर पैटर्न की। ब्लेयर के पैरानोया की अगर हम लोग बात करें तो अपने डेथ से कुछ दिन पहले ब्लेयर अपने परिवार और दोस्तों से बोल रहे थे कि उनका कोई पीछा कर रहा है और कोई उन्हें मारना चाहता है। उनका बिहेवियर भी बहुत ही ज्यादा वियर्ड होता जा रहा था। ब्लेयर ने एक साथ बहुत सारा पैसा विड्रॉ किया बिना किसी रीजन के और मल्टीपल जगह वो ट्रैवल भी किए और स्ट्रेंज एक्शंस भी उन्होंने दिखाए थे। अगर ब्लेयर सच में फ्रेजर के मर्डर में इन्वॉल्व थे तो उनका ये डिस्टर्ब बिहेवियर क्या एक मेंटल ब्रेकडाउन का साइन हो सकता है? अब यहाँ पे मैंने एक और चीज मैच करी है और वो है फेक आइडेंटिटी। फ्रेजर के किलर ने फ्रेजर की आइडेंटिटी चुरा कर दूसरों को ये दिखाया था कि वही फ्रेजर है। अगर हम लोग ब्लेयर की बात करें तो ब्लेयर भी अपने सफर के दौरान फेक नाम यूज कर रहे थे, मतलब दोनों आइडेंटिटी हाइड करने में एकदम एक्सपर्ट थे। मैं यहाँ पे मतलब ब्लेयर और उस हिचहाइकर की बात कर रहा हूँ। और ब्लेयर का वियर्ड बिहेवियर जून साल 1996 में पीक पर था। फिलिप की मर्डर एनिवर्सरी भी उसी के अराउंड ही थी। शायद उस पुराने गिल्ट का फ्लैशबैक ब्लेयर को लगातार आ रहा हो। अब ब्लेयर का अचानक कनाडा से निकलकर और यूएस के डिफरेंट सिटीज में भटकना इस बात का संकेत देता है कि वो किसी से या फिर किसी पास क्राइम से लगातार भाग रहे थे और ये चीज हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। अगर इस पे थोड़ा और अच्छे से बात करें तो ब्लेयर की मर्डर नॉक्सविले टेनेसी में हुई थी, जहां उसका कोई लेना देना भी नहीं था। अब शायद वो किसी इंसान से या अपने ही गिल्ट से वो भाग रहे थे और नॉक्सविले सिर्फ एक रैंडम डेस्टिनेशन था। यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 और इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ। अब इस चीज का कोई एग्जैक्ट मतलब ठोस सबूत नहीं है। देखिए, मेरी बाकी सारी पुरानी चीजों का मतलब इन सारी थ्योरीज का कोई ना कोई एक ठोस एविडेंस है, लेकिन जो 2 चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो उनका कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है। अब देखिए, उनमें से पहला ये है कि जब ब्लेयर बॉर्डर को यानी जब कनाडा से यूएस क्रॉस कर रहे थे तो बॉर्डर पर उनको रोका गया था और वो रोका इसलिए गया था क्योंकि उनके चेहरे की मतलब उनका पूरा हुलिया एक मर्डरर से, एक मिस्टीरियस हिचहाइकर से मैच कर रहा था जिसने पास्ट में क्राइम किए हुए हैं, पास्ट में मर्डर किए हुए हैं। और दूसरी चीज ये है कि रेडिट ने एक बंदे ने एक चीज ये बताई है कि ब्लेयर और एडम एक टाइम पे एक ही कॉलोनी में रहते थे। अब देखिए, हम लोग इन दोनों बंदों को पर्सनली नहीं जानते, लेकिन जिस इंसान ने इस चीज को रेडिट पे रखा है वो फ्रेजर को ठीक ठाक तरीके से जानता था और उस रेडिट यूजर का नाम है मीडियोकर ट्रेनर 847। और इसी बंदे ने कैसे न कैसे करके थोड़ी बहुत ये थ्योरी रेडिट पे रखी है जिसपे मैंने डिटेल्ड रिसर्च करी है। और मेरी इस पर्सनल रिसर्च के हिसाब से मैं ये मानता हूं कि वो मिस्टीरियस हिचहाइकर कोई और नहीं बल्कि ब्लेयर एडम ही थे। अब देखिए, मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ये चीज एग्जैक्टली सही नहीं है, मतलब मेरा इस तरीके से किसी मरे हुए इंसान पे कोई इल्जाम लगाना सही बात, अच्छी बात नहीं है। लेकिन जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों के सामने रखी हैं उन चीजों को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते।
देखिए मेरे पास इतना पैसा तो है नहीं, लेकिन अगर होता तो कैसे न कैसे करके मैं ब्लेयर एडम के डिस्क्रिप्शन और उनकी फोटोज सीधा सीधा उन लोगों को दिखाता जिन लोगों ने फ्रेजर के उस मिस्टीरियस हिचहाइकर को देखा था आज से लगभग 36 साल पहले। मैं मानता हूं ये करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, मतलब 36 साल पहले वाले लोगों को ढूंढना और उनको फोटोज दिखाना, डिस्क्रिप्शन दिखाना उतना आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अब देखिए कभी न कभी मेरा चैनल आगे तो बढ़ेगा और शायद मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूं, शायद सॉल्व भी कर लूं। अब मेरी रियल साइट पे जाके किसी अनसॉल्व केस को सॉल्व करने की लिस्ट में सबसे पहले मेरा फेवरेट केस लेक बोडो मिस्ट्री था। फिनलैंड एस्पो की सबसे बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है लेक बोडो मिस्ट्री, लेकिन उससे ऊपर अब मैं रखूंगा ब्लेयर एडम और फिलिप फ्रेजर के इस केस को। जो मैंने अभी किया है वो रियलिटी में यूट्यूब पे पहले कभी भी नहीं हुआ। अब देखिए ये दोनों केस उतने ज्यादा फेमस नहीं है, इसीलिए मीडिया, पुलिस अब कहीं ना कहीं इस केस से मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन इसकी फाइल अभी भी ओपन है, वो बंद नहीं हुई है। अब देखिए मेरे से अगर कोई गलती हुई है तो मैं सब लोगों से माफी मांग लूंगा, लेकिन मैं इन दोनों स्ट्रेंज और अनसॉल्व केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा और यहाँ पे वो चीजों की झलक आप लोगों को दिख गई होगी। शायद मैं और केसेस में भी आगे ऐसा करूं। अब आप लोगों का क्या कहना है मेरे इस इनिशिएटिव, मेरे इस स्टेप पे, और तो और ब्लेयर एडम और फिलिप फ्रेजर के इस कनेक्शन भरे केस पे प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती ऐसे ही एक बेहतरीन केस में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है। अलविदा।